हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारत टेक पाठशाला। तो इस चैनल पे हम आप सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक से लेकर तो एडवांस तक के कंसेप्ट बताएंगे। अब ये जो करंट सीरीज बनी है वो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। मैं इस करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन गो देयर, यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल भारत टेक पाठशाला। तो अब इस सीरीज में सेकंड टॉपिक हमने लिया है जावास्क्रिप्ट बेसिक के रिलेटेड। जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो सबसे पहला बेसिक जावास्क्रिप्ट, हाउ डज जावास्क्रिप्ट वर्क्स इन द ब्राउजर। उसके बाद वो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड है, सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है, सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है, ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक के रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरप्रेटेड है, कंपाइलर है, ब्लॉकिंग है, नॉन ब्लॉकिंग है। तो जानते हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बनिए रहिए जानने के लिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है, वो बेसिक उसका वर्किंग फ्लो ब्राउजर के अंदर कैसे चलता है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट का सिंपल आंसर है कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल, सिंगल थ्रेडेड, सिंक्रोनस और एक ब्लॉकिंग लैंग्वेज है जो कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि ये सब जो वर्ड्स मैंने बोले हैं इसका मीनिंग क्या है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब भी हम कोई लैंग्वेज को हाई लेवल बोलते हैं तो इसका रिलेशन डायरेक्टली होता है एब्स्ट्रैक्शन से। अब आप बोलोगे कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब उतनी ही इंफॉर्मेशन दो जितनी जरूरी हो, उतनी ही हाई लेवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जितनी आपको जरूरी हो उस पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए। तो बोल देती हूँ मैं आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में क्या होता है कि जब भी आईडी कार्ड इशू करवाया जाता है, अगर कोई कंपनी का हो तो उसमें आपका एक एम्प्लॉय नंबर दिया जाता है, करेक्ट। एम्प्लॉय नंबर के बाद जरूरी नहीं कि वो आपका नेम प्रोवाइड करे, क्योंकि कंपनी के डेटाबेस में आपकी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो आईडी कार्ड के नंबर से, और उसके ऊपर जो बारकोड लगा होता है उस स्कैनर से आपका जो भी आपको एंट्री मिलती है ऑफिस में वो डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर आप कोई कॉलेज में हो तो आपका नेम और आपका एक यूनिक नंबर दिया जाता है, रोल नंबर आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये वाली इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की जाती है। अब बोध भी जो भी आईडी कार्ड आपको दिया जाता है वो सिर्फ आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि जो जितनी आपको और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी स्कूल को, कॉलेज को जरूरी हो जानने के लिए आप कौन हो। इसके अलावा वो ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जब भी कोई चीज या कोई लैंग्वेज आपको एब्स्ट्रैक्ट यानी सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज मीन इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेड मतलब क्या, कि एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम एक ही प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है। आपके सीपीयू में इंटरनली एक ही प्रोसेस रन हो रही है। तो अब जैसे आप बोलोगे कि भाई अभी ये इमेज जो देख रहे हो, आप इस इमेज में आप देख रहे हो कि एक ट्रेन चल रही है। तो जब ये ट्रेन चल रही है तो एक रेलवे ट्रैक पे, एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक पे एक ही ट्रेन एट ए टाइम एक तो आ सकती है, नहीं तो जा सकती है। एट ए टाइम अगर दो ट्रेन एक साथ रन होने लग गई तो दैट वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो मतलब एक ट्रेन जैसे ही वहां से निकल जाएगी तो दूसरी ट्रेन वहां पे बैक साइड से आ सकती है, करेक्ट। तो ये हो गया सिंगल थ्रेडेड। अब ये हमने तो देख लिया कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट, इसका डायरेक्टली रिलेशन है सिंक्रोनस से। मतलब एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती दूसरी स्टार्ट नहीं हो सकती। मतलब पहली वाली प्रोसेस को कंप्लीट होना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी नेक्स्ट वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये जो प्रोसेस है कि एक की कंप्लीशन के बाद दूसरी स्टार्ट होना, इस प्रोसेस। अब तक की वीडियो में हमने देख लिया है कि भाई जावास्क्रिप्ट हाई लेवल है, सिंगल थ्रेडेड है, एक ही प्रोसेस एक साथ रन होगी, और ये सिंक्रोनस भी है। जब तक पहली प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी सेकंड वाली जाएगी नहीं। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ब्लॉकिंग कैसे हो रही है, क्योंकि एक ही प्रोसेस एक साथ रन हो रही है तो भाई जब तक पहली वाली कंप्लीट नहीं होगी दूसरा कोई प्रोसेस रन ही नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, जो वीडियो रन हो रहा है उसमें देख पा रहे हो, तर में एक बैंक है, ठीक है। बैंक के अंदर आपके पास अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू लगी हुई है। क्यू में आप देख पा रहे हो कि जो सबसे फर्स्ट वाला पर्सन है
वो लाइन में खड़ा हुआ है, जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट वाला जो पर्सन है वो विंडो के पास मूव नहीं हो पाएगा। अब ये सब लोग अपने अपने काम के लिए अलग अलग टास्क लेके खड़े हुए हैं कि किसी को पैसे निकालने हैं, किसी को लोन लेना है, ठीक है, किसी को नया मतलब अकाउंट ओपन करना है। तो इस चीज के लिए ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक ये फर्स्ट वाले पर्सन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, वो लाइन से हटेंगे नहीं, तब तक दूसरा वाला बंदा वहां पे या बंदी वो जा नहीं पाएंगे। तो अब इसका मतलब डायरेक्टली ये हो गया कि भाई हो जाए तभी जाके दूसरा पर्सन आएगा, और थर्ड वाले को उसके लिए वेट करना पड़े। थर्ड वाला जब तक आगे नहीं मूव होगा, फोर्थ वाला उसका नंबर नहीं आएगा। तो इस चीज की वजह से जावास्क्रिप्ट ऐसे ही वर्क के लिए इसको ब्लॉकिंग बोला जाता है, कि पहली वाली प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती, सेकंड वाली रन नहीं होती। तो आपका क्वेश्चन अब इसके बाद ये आ जाएगा कि भाई जब ये ब्लॉकिंग है तो ब्राउजर में ये वर्क कैसे करता है। ब्राउजर तो हैंग हो जाता होगा, करेक्ट, क्योंकि पहली वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है तो दूसरी कैसे रन करेगी, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ हैंडल ब्राउजर के अंदर कैसे होता है। देख लिया कि जावास्क्रिप्ट हाई लेवल है, सिंक्रोनस है, ब्लॉकिंग है, सिंगल थ्रेडेड है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सिंक्रोनस ब्लॉकिंग नाम का एक प्रोग्राम बना लिया, जिसमें मैंने सबसे पहला सेंटेंस आप देखोगे तो console.log लिख लिया, जिसमें मैंने नॉर्मल सा मैसेज प्रिंट किया। और उसके बाद मैंने सेकंड लाइन पे लिख लिया सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर भी मैंने console.log ले लिया। अब थर्ड वाले लाइन पे अब आप देखोगे तो console.log में भी मैंने थर्ड वाला मैसेज किया, लिख लिया। तो अब इसमें आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? तो चलो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए। एज पर अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो सब लोग console.log है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है कि बीच में हमने क्या कर दिया कि सेट टाइम आउट डाल दिया। तो अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट रन किया होगा तो आपका सिंपल सा आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, वेलकम टू आवर भारत टेक पाठशाला, चैनल सबसे लास्ट आएगा, राइट। तो आपको लगेगा भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है। चलो एक बार रन भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नोट से रन किया तो आप देखोगे कि वेलकम टू और भारत टेक पाठशाला चैनल, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई एक सेट टाइम आउट की वजह से, जबकि मैंने सेट टाइम आउट के अंदर टाइमिंग भी नहीं दिया, फिर भी मेरा ये जो चैनल है वो सबसे लास्ट में प्रिंट हो रहा है, राइट। तो लेकिन हमने क्या बोला था कि भाई जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये सिंक्रोनस है, ठीक है, और ये ब्लॉकिंग भी है। तो भाई ये पहला वाला console.log लेने के बाद ये सेट टाइम आउट पे रुक जाना चाहिए था, करेक्ट। बट ये सेट टाइम आउट पे रुकता नहीं है, वो थर्ड वाली लाइन प्रिंट कर रहा है जो कि भारत टेक पाठशाला, करेक्ट। तो अब ये कैसे हो रहा है, ये वर्क कैसे कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि ये सिंक्रोनस है तो ये असिंक्रोनस बिहेव क्यों कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये असिंक्रोनस बिहेव क्यों कर रहा है। जब भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर में रन होता है या फिर आपके विंडो एप्लीकेशन में रन होता है, तो उसके लिए बहुत सारे पार्ट्स या फिर बोल सकते हो कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं। जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है तो जावास्क्रिप्ट के कुछ मेनली पार्ट्स है, जैसे जेआरई। जेआरई मतलब जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है कि एक्चुअल में आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन होने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपका कोड रन होता है। और थर्ड होता है कॉल स्टैक, एंड फोर्थ होता है आपका इवेंट लूप। ये जो जितने भी पार्ट्स मैं बता रही हूँ, ये सभी पार्ट्स एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन होने के लिए जरूरी होते हैं, और ये आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम उस पर्टिकुलर ब्राउजर में या फिर आपके विंडोज के एप्लीकेशन में रन करने के लिए हेल्प करते हैं। मेनली आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा, लेकिन जावास्क्रिप्ट इंजन अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है आपका प्रोग्राम रन करने के लिए उस पर्टिकुलर ब्राउजर में या फिर आपके विंडोज में, ठीक है। लेकिन इसके लिए जेआरई रिस्पॉन्सिबल होता है। जेआरई जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ये जितने भी पार्ट्स अवेलेबल है, जितने भी आप चीजें देख रहे हो, जैसे वेब एपीआई है, जावास्क्रिप्ट इंजन है, इवेंट टेबल है, इवेंट लूप है, कॉल बैक क्यू है, ये सब कोई पार्ट है आपके जेआरई के, और इसी के द्वारा आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन होता है पर्टिकुलर ब्राउजर में और आपके पर्टिकुलर विंडोज एप्लीकेशन में। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेआरई मतलब क्या होता है।
JRE का लॉन्ग फॉर्म है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब ये एक पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। तो जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में इनिशियली पीरियड में आया था तो ये फ्रंट एंड में यूज की जाती थी विद कॉम्बिनेशन ऑफ द HTML एंड CSS। ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज बन चुकी थी, तो इसीलिए इसको ब्राउजर लैंग्वेज भी बोला जाता था। तो ये ब्राउजर मतलब आपका क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर के अंदर जब भी आपका जावास्क्रिप्ट रन होता तो ये जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट वो खुद ब्राउजर उसको प्रोवाइड करता। और जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो नोड जेएस आया मार्केट में। नोड जेएस ने इसको बैकएंड की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने का चांस दिया, और नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपका जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए। तो अब जावास्क्रिप्ट पहले फ्रंट एंड में भी काम करता था, और नोड जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट की वजह से आप विदाउट ब्राउजर भी आपके जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन कर सकते हो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में। तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट किया जाता है आपके जावास्क्रिप्ट की इंजन द्वारा। तो अब आप जैसा देख पा रहे होंगे ये स्क्रिप्ट टैग में मैंने कुछ कोड लिख दिया है। तो अब ये कोड लिखने के बाद ये जब भी एग्जीक्यूट होता है, ये सबसे पहले ये कोड जब दिया ब्राउजर के अंदर, कोड जब भी एग्जीक्यूट होता है ये सबसे पहले दिया जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन को। और जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, उस जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट। तो इसका कंपाइलेशन नहीं होता है, ये डायरेक्टली आपके जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड आपने लिखा हुआ है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके ये सीपीयू को देता है। सीपीयू आपका ह्यूमन रीडेबल जो हम लोग लिखते हैं कोड वो रीड नहीं कर पाता, वो बाइट कोड वाली जो लैंग्वेज होती है वही समझ पाता है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके सीपीयू को प्रोसेस करने देता है। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, वापस से वो देता है आपके जावास्क्रिप्ट इंजन को आउटपुट निकालकर। फिर ये जावास्क्रिप्ट इंजन वो एक्चुअल जो उसने सीपीयू की तरफ से जो आउटपुट आया था वो आउटपुट लेकर वो आउटपुट आपको डिस्प्ले करवाता है ब्राउजर के अंदर। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग। जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक्चुअल प्रोग्राम आपने ब्राउजर में डाला हुआ था, जो ब्राउजर में एग्जीक्यूट करने के लिए दिया हुआ था, उसकी ये प्रोसेस हो गई है। अब आप ये एक्चुअल में जब भी ब्राउजर में जब लोड होता है तो ये एग्जीक्यूट कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी कोई 5 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले वो जो कोड होता है आपका ब्राउजर के अंदर लोड होता है। लोड होने के बाद आपका जावास्क्रिप्ट इंजन ईच लाइन का जो कोड होता है वो 1 बाय 1 रन करना स्टार्ट कर देता है। रन करने के बाद वो क्या करता है कि टॉप टू बॉटम ये जो कोड आपका लिखा हुआ है उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। एनालाइज करने के लिए मतलब अगर कोई सिंटैक्टिकली इश्यू है तो वो आपको बताएगा, करेक्ट। तो ये एनालिसिस करना वो स्टार्ट कर देता है। एनालिसिस करने के बाद जब उसको लगता है कि ये कोड करेक्ट है तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है आपके बाइनरी कोड में, राइट। जबकि क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि सीपीयू अंडरस्टैंड नहीं करता है जो भी आप कोड लिखते हो ह्यूमन रीडेबल में, राइट। तो वो रीड नहीं कर पाता, तो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो आपका ब्राउजर में रन होता है। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट इंजन एक्चुअल में आपका ब्राउजर में जो कोड आप लिखते हो जो एग्जीक्यूट होता है वो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि JRE जो है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो ब्राउजर होता है और सेकंड होता है नोड एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन और जब हम लोग ब्राउजर की बात करते हैं तो ब्राउजर जो है पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट इंजन प्रोवाइड करता है, और हर एक ब्राउजर का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो डिफरेंट है। जैसे क्रोम जो है वो V8 इंजन पे चलता है, फायरफॉक्स ने अपना खुद का बना लिया जो कि स्पाइडर मंकी है, आई है चक्रा यूज करता है, और सफारी जावास्क्रिप्ट कोड यूज करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो ब्राउजर्स है वो अपने अपने जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर में रन करने के लिए। जब भी जावास्क्रिप्ट इंजन जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है तो ये 2 पार्ट में रन होता है, एक तो कॉल स्टैक और एक हीप मेमोरी। ये दोनों चीजें यूज की जाती है। जो कॉल स्टैक होता है वो कॉल स्टैक में एक्चुअल में आपका जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, और एक हीप मेमोरी जो होती है जो कि एक डायनामिक मेमोरी अलोकेट की जाती है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें डायनामिकली जो प्रोग्राम्स के लिए डायनामिकली आपके प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी अलोकेट की जाती है। लेकिन जो कॉल स्टैक होता है वो एक्चुअल में आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब देखते हैं कि कॉल स्टैक होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें 2 फंक्शंस हैं। तो पहला जो फंक्शंस है वो मैंने बाय नाम से ले लिया, और सेकंड वाला फंक्शन है वेलकम।
और मैं बाय वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो बाय वाले फंक्शन में मैंने एक सेट टाइम आउट लगा दिया है और जिसमें मैंने एक console.log भी लगा दिया जो बाय बाय लिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने उसी के अंदर वेलकम नाम का फंक्शन कॉल कर लिया है। वेलकम नाम का फंक्शन कॉल होने के बाद मैंने वेलकम वाले फंक्शन में और एक console.log डाल दिया है जो कि लिखता है वेलकम टू द प्रोग्राम। अब हम लोग इसका सीक्वेंस जानते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले जैसे ही ब्राउजर में ये लोड होगा, लोड होने के बाद सबसे पहले बाय वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बाय वाले के अंदर जब जैसे ही जाएगा, सबसे पहला बाय वाला फंक्शन कॉल लिया, जैसे इसके अंदर वो एंटर करेगा, सेट टाइम आउट लगा हुआ है। जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि सेट टाइम आउट जब भी लगता है तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो उसको असिंक्रोनसली ट्रीट करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो उसको सेट टाइम आउट मिलता है वो ऑफ द ब्राउजर चला जाता है, जो कि वो वेट करता है उस जब तक उसका टाइम आउट नहीं कंप्लीट होता तब तक के लिए। तो सेट टाइम आउट तो पिक्चर में से हट गया। अब जब ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका जो वेलकम टू फंक्शन है इसके ऊपर आ जाएगा। वेलकम टू अब क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। वेलकम टू जैसे ही आता है तो ये तुरंत वेलकम टू फंक्शन में जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और सबसे पहले आपको दिखेगा कि वेलकम टू द प्रोग्राम, ये थर्ड लाइन, ये जो मैंने थर्ड वाला पॉइंट है ये वाला एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये जैसे एग्जीक्यूट होगा लेकिन आपका जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। अनडिफाइंड रिटर्न करके वो यहाँ पे आएगा, तब तक सेट टाइम आउट का जो भी टाइम आउट है वो कंप्लीट कर लेगा और ये बाय बाय प्रिंट करेगा। ओके, फिर ये फंक्शन जो है बाय ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वो भी अनडिफाइंड देगा। और जैसे ही आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे कि ये वाला जो है एग्जीक्यूट करके वेलकम टू द प्रोग्राम बाय बाय ये वाला आपको प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगी कि भाई अब यहाँ पे कॉल स्टैक कहाँ पे पिक्चर में आया, करेक्ट। तो कॉल स्टैक क्या होता है, कंटेनर होता है। कंटेनर मीन्स जहां पे जो भी लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो लाइन ऑफ कोड वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड का वो ट्रैक रखता है। ऐसा वो एल्गोरिदम लिखा गया जहां पे वो पर्टिकुलर लाइन का ट्रैक रखता है। जैसे वो सपोज बाय वाले फंक्शन पे आया तो एक मैं एग्जांपल मैं एक आपको ये दे देती हूँ कि ठीक है मैंने यहाँ पे 2-3 कॉल स्टैक के ले रखे हैं। तो कॉल स्टैक में सबसे पहले जैसे आपका बाय वाला फंक्शन के ऊपर वो आपका कर्सर चला जाता है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट चला जाता है, तो सबसे पहले वो कॉल स्टैक में पुश किया जाता है। कॉल स्टैक एक लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन जाएगा वो फर्स्ट में आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले बाय वाला फंक्शन यहाँ पे पुश कर दिया गया। अब बाय वाला फंक्शन जैसे पुश हो जाता है, ठीक है, अब इसके बाद आप अब देखोगे कि बाय वाला फंक्शन जैसे पुश हो गया, सबसे पहले सेट टाइम आउट मिल गया उसको, बट ये असिंक्रोनस है तो ये ऑफ द ब्राउजर चला गया। फिर इसका सेकंड में उसको क्या मिला, वेलकम। वेलकम भी एक फंक्शन है, तो तुरंत जैसे उसको ये फंक्शन मिल गया तुरंत इसने क्या किया, वेलकम को पुश कर दिया कॉल स्टैक में। अब ये कॉल स्टैक में पुश करने के बाद जैसे हमने देखा कि वेलकम की तरफ जैसे ही वो जाता है कि वेलकम टू द प्रोग्राम, कंसोल में उसने प्रिंट कर दिया, बट इसके अंदर कोई फिर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। इसकी वजह से वो अनडिफाइंड रिटर्न करके वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। अब उसके बाद ये जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके कॉल स्टैक से वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कॉल स्टैक से रिमूव हो चुका है। अब लास्ट में बाय वाला फंक्शन आपको वापस से कॉल स्टैक के एंड में दिख रहा है। अब बाय वाले फंक्शन में भी अगर आप गौर से देखोगे तो कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लिया था जो कि एग्जीक्यूट करके उसने बाय बाय भी प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट करने के बाद अब कोई भी मेरे पास यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है बाय में, तो अब ये क्या करेगा, बाय में कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो अनडिफाइंड रिटर्न करके कॉल स्टैक खाली कर देगा। तो इसका मतलब जब भी इसको कोई सिंक्रोनस कोड मिलता है वो कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि करंट फंक्शन है जो कि कॉल स्टैक के सबसे ऊपर लिखा है, जो लास्ट में पुश किया गया है वो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट उसी के ऊपर ध्यान देता है, ना कि उसके बाद वाले पे। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जैसे वेलकम वाला फंक्शन इसमें एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जैसे ही पुश कर देता है कॉल स्टैक में, सबसे पहले वो इसके ऊपर ट्रैक करना शुरू कर देता है और इसको एग्जीक्यूट कर देता है। फिर उसके बाद वो जाता है बाय पे, फिर बाय वाला फंक्शन जैसे वो एग्जीक्यूट करता है कॉल स्टैक खाली हो गया। तो अब ये जितनी भी मैंने लाइंस ऑफ कोड लिखा था, एक प्रोग्राम लिखा था, जब तक वो एग्जीक्यूट 1 बाय 1 नहीं कर रहा था ये कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ। जैसे ही वो कंप्लीट हो गया ये एम्प्टी हो गया और ये भी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी भी हो गया है। जैसे कि हमने देखा कि जो भी सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है वो कॉल स्टैक के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है 1 बाय 1, लेकिन जैसे ही असिंक्रोनस कोड मिलता है तो मैंने बोला था कि वो ऑफ द ब्राउजर चला जाता है, वो वेट करता है टाइम आउट के लिए, राइट। तो जैसे कि हमारे पास सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, राइट, और कॉल बैक, असिंक,
असिंक अवेट फंक्शन और प्रोमिसेस, ये जो होते हैं, जैसे ही इसका कोड उसको मिलता है तो ये असिंक्रोनस कोड जावास्क्रिप्ट इंजन हैंडल कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है इवेंट लूप का। इवेंट लूप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम इतना ही है, जैसे ही उसको कोई जावास्क्रिप्ट इंजन को कोई भी असिंक्रोनस कोड मिलता है तब वो ऑफ द ब्राउजर चला जाता है। तो इवेंट लूप का काम ये होता है कि वो हर बार जाके चेक करेगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर वो एम्प्टी है तब जाके वो जो भी असिंक्रोनस फंक्शन वेट कर रहा था अपना टाइमिंग कंप्लीट करने के लिए, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है वो तुरंत पुश किया जाता है कॉल स्टैक में एग्जीक्यूशन करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी आपके जो असिंक्रोनस फंक्शन है वो एक क्यू में वेट करते, जिसको हम बोलते हैं इवेंट क्यू। वो क्या करते हैं कि जैसे ही उसको सेट टाइम आउट मिला, ये सेट टाइम आउट पुश कर दिया जाता है इवेंट क्यू में, और ये क्या करेगा, इवेंट क्यू में वेट करेगा अपना टाइम आउट कंप्लीट करने के लिए। और इवेंट लूप क्या करेगा कि भाई वो चेक करेगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर उसको कॉल स्टैक एम्प्टी मिलता है तो वो क्या करेगा कि इवेंट क्यू से वो पॉप आउट कर आपका जो भी सेट टाइम आउट वाला कॉल है वो पॉप आउट करके वो कॉल स्टैक में पुश करेगा और वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी असिंक्रोनस फंक्शन आपने लिखे हुए हैं, एसिंक्रोनस कॉल लिखे हुए हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन इसको फाइंड आउट करता है वो उसको इवेंट क्यू में पुश करता है। और इवेंट क्यू का काम इतना ही होता है कि वो वेट करने देता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को टाइम आउट कंप्लीट करने के लिए। एंड इवेंट लूप का काम ये होता है कि हर बार वो जाके चेक करेगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या। जैसे उसको कॉल स्टैक एम्प्टी मिलेगा वो इवेंट क्यू में से उस पर्टिकुलर कॉल को या उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को उठाकर आपके कॉल स्टैक को देगा, जो कि वहां से आपका कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये जो फ्लो है वो आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि जैसे कि सबसे पहले आपका जो कोड है वो किस तरीके से हैंडल होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने सपोज हमारे पास ये जो वेब एपीआई मैंने लिखी है, ये असिंक्रोनस कॉल के लिए मैंने लिखी है, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, अजैक्स कॉल लिखा हुआ है जो कि आप एपीआई कॉल करते हो, जो भी सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये जो आप टाइप के फंक्शन लिखते हो जो कि कुछ टाइम के लिए आप उसको वेट करने देते हो, क्योंकि जब भी कोई एपीआई कॉल लिखोगे तो उसमें कई डेटाबेस से आपको डेटा रिट्रीव करके लेकर आना है, तो उस टाइम पे वो डेटा तुरंत ही रिट्रीव नहीं होगा, तो यू हैव टू पुट सम टाइम आउट देयर। ओके, तो उस चीज के लिए जब भी हम लोग वेब एपीआई इस चीज के लिए यूज की जाती है। जैसे ही उसको जैसे ही जो भी असिंक्रोनस कोड हमने लिखा हुआ है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन को ये फाइंड आउट होता है, ये असिंक्रोनस कोड जो होता है वो इवेंट क्यू में पुश किया जाता है। इवेंट क्यू में जितने भी असिंक्रोनस कोड है वन बाय वन वो वहां पे वेट करते हैं अपना टाइम आउट कंप्लीट करने के लिए। ये इवेंट क्यू से एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब यहाँ पे इवेंट लूप का एक कंसेप्ट है। इवेंट लूप एक ऐसा प्रोग्राम लिखा गया है, हर बार वो चेक करेगा कि कॉल स्टैक में ये जो कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि जो भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है कोड जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में वो कॉल स्टैक के द्वारा ही एग्जीक्यूट होता है, अदर देन दैट वो कहीं से एग्जीक्यूट नहीं होता है। कॉल स्टैक अगर एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इवेंट क्यू से आपका कॉल पॉप आउट करेगा और ये पुश करेगा कॉल स्टैक में और वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपकी प्रोसेस होगी है एक पर्टिकुलर जो भी असिंक्रोनस कोड आपने लिखा हुआ है उसकी। और जो सिंक्रोनस कोड है वो तो आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉल स्टैक में ऑलरेडी वन बाय वन वो ऑलरेडी पुश होता है, जो भी पुश होता है वो लास्ट इन होता है और फर्स्ट आउट हो जाता है।